बेटा हम लोग पहुंचे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकिंग क्रेडिट फॉर 2/3 प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस। अब ये जो टेकिंग क्रेडिट है फॉर 2/3 प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस ये अभी नहीं आएगा, जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा। अब मटेरियल 1,30,000 दिया हुआ है, ये जो मटेरियल 1,30,000 दिया हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, मटेरियल 1,30,000 ये डेबिट साइड पे आएगा। इसको आप मटेरियल भी बोल सकते हो या डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हो। 1,30,000 ये हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं ये हम लोग बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब इस चैप्टर में हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, राइट। ये थर्ड मेथड है हमारा। When the contract completed is more than 25%, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि कहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे दी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड इज मोर देन 25%, मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा। ओके, वैसे फंडामेंटल इजी होता है कि जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड पे लिखो और जो भी सारे इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखो, ठीक है। मैंने रुपीस का सिंबल लगा दिया सब जगह पे, ये रुपीस का सिंबल लगाना जरूरी है बेटा। मटेरियल हो गया 1,30,000 और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मटेरियल के बाद दिया हुआ है वेजेस 1 लाख। तो वेजेस जो 1 लाख दिया हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। पहले मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगा वेजेस 1 लाख को, और मैं चेक करूंगा कि वेजेस में कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है कि नहीं। तो ये वेजेस 1 लाख फिलहाल मैंने इनर कॉलम में लिखा है और मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं पे भी कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस है कि नहीं। तो मटेरियल वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल ऑन साइट, loss by accident, uncertified work, cash received, contract price, sale of scrap, sale of material, plant, residual value of plant, नहीं। आउटस्टैंडिंग वेजेस कहीं पे भी नहीं है। मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस चेक कर रहा था तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कहीं पे भी नहीं है, तो मैं इस 1 लाख को आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 1 लाख। अगर आउटस्टैंडिंग हो तो प्लस कर देना। चलो, वेजेस के बाद क्या दिया हुआ है, वेजेस के बाद दिया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 50,000 ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट ही होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000, तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली सारे एक्सपेंसेस डेबिट ही होंगे। इसके बाद लिखा हुआ है मटेरियल ऑन साइट एट द क्लोज ऑफ द ईयर 10,000। मटेरियल एट साइट एट द क्लोज ऑफ द ईयर मतलब ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है 10,000, ये वाला 10,000 ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है। ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसके नीचे 4 चीजें आती है वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे। एक आता है वर्क सर्टिफाइड, मैंने बहुत बार बताया। एक आता है वर्क अनसर्टिफाइड, जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है वो हमको लिखना होता है एट कॉस्ट। वर्क अनसर्टिफाइड ये हमको लिखना होता है एट कॉस्ट। फिर हम लोगों को चाहिए मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस, तो मटेरियल का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको बोलते हैं मटेरियल एट साइट। फिर हमको चाहिए प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, इसको बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी एट साइट। तो मटेरियल एट साइट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, ये 10,000 हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे टोटल 4 अमाउंट आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट और प्लांट एंड मशीनरी एट साइट। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट और प्लांट एंड मशीनरी एट साइट। तो इन 4 में से फिलहाल एक अमाउंट दी हुई है मटेरियल एट साइट, वो मैंने लिख दिया। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है लॉस बाय एक्सीडेंट 20,000। अब जैसे ही मैं ये पॉइंट पे पहुंचता हूँ लॉस बाय एक्सीडेंट 20,000 पे, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। सुनना ध्यान से बेटा, इस चैप्टर में, इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग अभी बना रहे हैं इसमें लॉस जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है। अब ये बहुत सारे बच्चों को बात हजम नहीं होती है, लॉस क्रेडिट साइड पे कैसे, क्योंकि सुनना ध्यान से, लॉस 20,000 लॉस बाय एक्सीडेंट क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि ये अबनॉर्मल लॉस है। इसको हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितना भी लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ
वो क्रेडिट साइड पे आता है। सुनना ध्यान से, लॉस क्रेडिट साइड पे क्यों आता है? क्योंकि ये लॉस का सेकेंड इफेक्ट है, ये हमारे लॉस का सेकेंड इफेक्ट है। जो लॉस का फर्स्ट इफेक्ट होता है वो सीधा होगा, लॉस का फर्स्ट इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, वो सीधा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ये लॉस का सेकेंड इफेक्ट है। तो इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सारे के सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस का उल्टा इफेक्ट होता है। लॉस आता है क्रेडिट साइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, लॉस आता है क्रेडिट साइड, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रॉफिट आता है, कोई भी प्रॉफिट आता है डेबिट साइड। तो ये मैं नोट करके लिख देता हूं यहाँ पे। तो रूल ये है कि इस चैप्टर में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चैप्टर में, अगर कोई भी आपको लॉस दिया हुआ है, इफ एनी लॉस इज गिवन, अब ये लॉस मशीनरी पे भी हो सकता है, रॉ मटेरियल पे भी हो सकता है, देन इट इज recorded, then it is recorded on the credit side of contract account। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है अगर कोई भी लॉस है तो। फॉर एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। आपको चाहिए तो लिख लेना सारे, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। ये सारे लॉसेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आते हैं। इसके बाद इसका उल्टा कर दो, प्रॉफिट, सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं, इफ एनी प्रॉफिट इज गिवन, यहाँ पे लॉस की जगह पे प्रॉफिट कर देता हूं मैं, और यहाँ पे क्रेडिट की जगह पे मैं डेबिट कर देता हूं। इफ एनी प्रॉफिट इज गिवन देन इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे प्रॉफिट, या तो रॉ मटेरियल सेल करने पे प्रॉफिट होगा या मशीनरी सेल करने पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो तो इस चैप्टर में डेबिट साइड पे आता है, ये रूल याद रखना। आगे अब हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे लॉस बाय एक्सीडेंट पे, ये हो गया। इसके बाद दिया हुआ अनसर्टिफाइड वर्क 30,000। अब जो वर्क अनसर्टिफाइड है 30,000, ये आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड 30,000, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट साइड, वर्क अनसर्टिफाइड 30,000। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड 3,60,000। ये जो कैश रिसीव्ड है 3,60,000, इसकी एंट्री कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं होती है। कैश रिसीव्ड की एंट्री अगर कभी कॉन्ट्रैक्ट टी अगर कभी कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट पूछा हो, उसमें कैश रिसीव्ड की एंट्री होती है। लेकिन ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो मतलब ये जो 3,60,000 है ये 90% है। तो 100% कितना? तो ऑब्वियसली 100% होगा 4 लाख, मतलब हमारा वर्क सर्टिफाइड होगा 4 लाख। अब मैं यहाँ पे लिख के देता हूं एक और रूल कि जो कैश रिसीव्ड है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टी is not recorded in contract account. It is not recorded in contract account, but cash received is recorded on the credit side of कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, जब पूछेंगे तब मैं बता दूंगा। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट छोटा ही होता है, 2 लाइन का, बस इतना समझो कैश रिसीव्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आता है। अब ये हमारे वर्किंग नोट्स, ये हमारे वर्किंग नोट्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है एक जगह पे, मैं बताऊंगा कहाँ पे दिया हुआ है। पहले कैश रिसीव्ड बता देता हूँ। कैश रिसीव्ड हमको दिया हुआ है 3,60,000, इट इज 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये जो 3,60,000 है ये 90% है। 90% इक्वल टू 3,60,000, तो 100% इक्वल टू कितना? ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 90%
इक्वल टू 3,60,000, तो 100% इक्वल टू कितना, तो ये आएगा 4 लाख, मतलब हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ 4 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड 4 लाख जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आता है, क्रेडिट साइड पे आता है 4 लाख। बाय वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे वर्क सर्टिफाइड इनर कॉलम में 4 लाख। ठीक है, कैश रिसीव काम का नहीं है लेकिन वर्क सर्टिफाइड काम का है। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख। ये भी मैंने बहुत बार लगभग हर सम में बताया है, हर क्वेश्चन में। ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख, ये 5 लाख हम इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये 5 लाख सिर्फ वर्किंग नोट्स में लिखेंगे बस। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपीस। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसकी 5 लाख रुपीस की कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। हाँ, ये कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा कैलकुलेशन में, पर इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, इस क्वेश्चन में नहीं करनी है। आगे इसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप 2000। अब ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है ये एक तरीके की इनकम है, तो ये 2000 होगा क्रेडिट बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ स्क्रैप। देखो रॉ मटेरियल जब खरीदा था 1,30,000 का तो डेबिट किया था, 1,30,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें थे 2,000 का रॉ मटेरियल बेच दिया एज अ स्क्रैप। ठीक है, तो ये क्रेडिट होगा, रॉ मटेरियल गोज आउट, इनकम हुआ एक। इसके बाद आपको दिया हुआ है सेल ऑफ मटेरियल। ये आउटर कॉलम में जो 6,000 है बेटा, ये वाला जो 6,000 है ये मटेरियल का सेलिंग प्राइस है। ये जो सेल ऑफ मटेरियल है 6,000, ये 6,000 सेलिंग प्राइस है और 5,000 इसका कॉस्ट प्राइस है। पहली बात ये जो 5,000 कॉस्ट प्राइस है उसकी कहीं पे भी कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेल ऑफ मटेरियल में हम लोग क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है 6,000 मटेरियल की, ये हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड, और 1,000 जो हमारा प्रॉफिट हुआ, 1,000 हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसको हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड। सेल ऑफ मटेरियल ये 6,000 सेलिंग प्राइस है, ये 5,000 कॉस्ट प्राइस है। हिंदी में बताऊं, शुद्ध हिंदी में जैसे हर साल बताता हूं, 5,000 रुपए का मटेरियल 6,000 रुपए में बेचा तो 1,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ। 5,000 रुपए का मटेरियल मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 5,000 है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। तो 5,000 रुपए का मटेरियल 6,000 रुपए में बेचा तो 1,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ। अब 1,000 रुपए जो प्रॉफिट हुआ किसकी एंट्री कहां पे होगी, कॉस्ट प्राइस की कोई भी एंट्री नहीं, सेलिंग प्राइस क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट डेबिट साइड पे। ये रूल्स हो गए आपके कि जब भी रॉ मटेरियल सोल्ड हो तो ये आपके रूल्स हो गए कि कौन सी चीज कहां पे आएगी। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स में लिखना सारे रूल्स, यहाँ थियरी वाले पेजेस में। तो 6,000 रुपीज मटेरियल की सेलिंग प्राइस है, ये क्रेडिट साइड पे आएगा बाय सेल ऑफ मटेरियल 6,000, और 1,000 इसका प्रॉफिट हुआ, 1,000 प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड पे, इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल 1,000 डन। 6,000 जो सेलिंग प्राइस है वो क्रेडिट साइड पे, और 1,000 जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड पे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे प्लांट 50,000, अगर सिर्फ प्लांट दिया हुआ है 50,000 मतलब 50,000 रुपीज का प्लांट हमने कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा, प्लांट सेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट 50,000, तो ये 50,000 आएगा डेबिट साइड। 50,000 का प्लांट हमने कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा तो ये 50,000 पे आएगा टू प्लांट सेंट ऑन साइट, मतलब प्लांट हमने कॉन्ट्रैक्ट में भेजा 50,000 रुपीज का। आगे ये डेबिट साइड पे आएगा। रेसिडुअल वैल्यू मतलब क्लोजिंग बैलेंस, रेसिडुअल वैल्यू मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000, मतलब रेसिडुअल एक्चुअली आपने साइंस में पढ़ा होगा 8th 9th 10th में। रेसिडुअल मतलब जो चीज बच गई, जितना बच गया उसको रेसिडुअल बोलते हैं। तो 30,000 रुपीज का प्लांट बच गया, ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस में प्लांट एंड मशीनरी एट साइड 30,000 का प्लांट बच गया। आगे
और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, बस हो गया। फिर ये टोटल प्रॉफिट वगैरह आंसर है 1,67,000 ये आंसर है, ठीक है। आपको प्लांट एंड मशीनरी में भी मालूम होगा प्लांट एंड मशीनरी के क्या रूल्स होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के रूल्स ये होते हैं, ये भी थियरी वाले पेजेस में लिख देना। प्लांट एंड मशीनरी के रूल्स होते हैं कि भाई ओपनिंग बैलेंस या कॉस्ट प्राइस, ये भी बताया मैंने लास्ट लेक्चर में, ओपनिंग बैलेंस या कॉस्ट प्राइस ये आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस जो है प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस ये आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड। और डेप्रिसिएशन की कोई भी एंट्री नहीं होती है, डेप्रिसिएशन की कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो एक्चुअली इसमें 20,000 डेप्रिसिएशन हुआ, अगर आपने ध्यान दिया 50,000 ओपनिंग बैलेंस था, 30,000 क्लोजिंग बैलेंस था, तो डिफरेंस कितना हुआ 20,000। 20,000 डेप्रिसिएशन हुआ, पर डेप्रिसिएशन की कोई भी एंट्री नहीं होती है। ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। आगे अब हम लोग इस अकाउंट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को टैली करेंगे। चलो पहले क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। ये क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट साइड पे ये 20,000 से लेकर 20 और 2 और 6, अब इन चारों का टोटल मेरे को आउटर कॉलम में लिखना बाकी है, पहले इन चारों का टोटल लिख देता हूं मैं आउटर कॉलम में। तो इन चारों का टोटल होगा इक्वल टू सम फ्रॉम 4 लाख और 30 और 10 और 30, तो ये आएगा 4,70,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल टू सम, क्रेडिट साइड पे एक 20,000 है, 2,000, 6,000 और 4,70,000, ये क्रेडिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 4,98,000। अब डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल है 3,31,000। अब डिफरेंस आएगा 4,98,000 माइनस 3,31,000, तो डिफरेंस आ रहा है 1,67,000। ये डिफरेंस आ गया 1,67,000। ये जो 1,67,000 है ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। ये 1,67,000 जो आया बेटा ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब इसके हमको दो पार्ट्स करने, इस टोटल प्रॉफिट के हमको दो पार्ट्स करने। ओके, अब ये टोटल प्रॉफिट आया हमारा 1,67,000। पहली बार आप लोग सीख रहे हो, ध्यान से सुनना, एग्जाम में यही मेथड आता है। इस टोटल प्रॉफिट के हम लोग दो पार्ट्स करते हैं। टोटल प्रॉफिट में से थोड़ा प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में जाता है, इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको बोलते हैं प्रॉफिट रियलाइज्ड, मतलब इतना प्रॉफिट हमारा रियलाइज हो गया। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिखूंगा। फिर इसके बाद आएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट रिजर्व्ड। प्रॉफिट रिजर्व्ड मतलब कितना प्रॉफिट हमने बचा के रखा, प्रॉफिट रिजर्व्ड। अब ये जो टोटल प्रॉफिट आया 1,67,000, इसके हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स करेंगे। अब ये जो टोटल प्रॉफिट आया 1,67,000, इसके हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स करेंगे। पहला पार्ट 1,67,000 टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये फॉर्मूला है 2/3, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये 2/3 रहेगा। तो टोटल प्रॉफिट 1,67,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय, आपको याद होगा कैश रिसीव्ड 3,60,000 था, नहीं तो आप अभी वर्किंग नोट्स में देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, या वीडियो में पीछे जाके भी देख सकते हो। ये हमारा कैश रिसीव्ड 3,60,000 था और हमारा वर्क सर्टिफाइड 4 लाख था। ये फॉर्मूला होता है। टोटल प्रॉफिट ये वाला 1,67,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड 3,60,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड 4 लाख। इसका जो आंसर आएगा, जितना भी इसका आंसर आएगा, वो आंसर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे जितना इसका आंसर आया। तो इसका आंसर देखते हैं कितना आता है, इक्वल टू 1,67,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो इसका आंसर आएगा 1,00,200, और ये सही है, परफेक्ट है, एकदम सही आंसर है 1,00,200, मतलब 1,02,00,000 हो गया। अच्छा, अगर आप लोग
ये 3,60,000 अपॉन 4 लाख की जगह पे आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैश रिसीव्ड, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो अगर आप 3,60,000 अपॉन 4 लाख की जगह पे 90 अपॉन 100 कर दो तो भी चलेगा, ये भी राइट है। 3,60,000 अपॉन 4 लाख या 90 अपॉन 100 एक ही बात है, एक ही बात है। तो टोटल प्रॉफिट 1,67,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो आप 90 अपॉन 100 करो तो भी चलेगा, या 3,60,000 अपॉन 4 लाख करो तो भी चलेगा। अब ये प्रॉफिट जो आया 1,00,200 इतना पीएनएल में ट्रांसफर होगा, और बाकी जितना प्रॉफिट बचा, मतलब टोटल प्रॉफिट 1,67,000 माइनस 1,00,200, टोटल प्रॉफिट 1,67,000 था ये वाला, उसमें से जितना पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया 1,00,200 वो माइनस कर देंगे, बाकी का प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, इक्वल टू 1,67,000 माइनस 1,00,200। तो बाकी का प्रॉफिट आया 66,800, ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब 2-3 बातें और। पहली बात, अगर यहाँ पे 2/3 है, अगर पीएनएल में जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया वो 2/3 है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में जो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे वो 1/3 नहीं होगा। ये पार्टनर्स का पीएनएल रेशियो नहीं है कि एक पार्टनर को 2/3 तो बाकी एक पार्टनर को 1/3, नहीं। फॉर्मूला जैसे मैंने ये ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखी है उस पर बहुत फोकस करना कि मैंने कैलकुलेशन कैसे लिखी है। पहले फॉर्मूला लगाया 1,67,000 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। दूसरे में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल माइनस करना है कि जितना हमारा टोटल प्रॉफिट था 1,67,000 उसमें से ये पीएनएल वाला प्रॉफिट माइनस कर देना है 1,00,200, बाकी जितना बचा वो वर्क इन प्रोग्रेस में 66,800। ओके, अब दूसरी बात, ये फॉर्मूला लगाना कब है? ये वाला जो फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला लगाना कब है? ये फॉर्मूला लगाना है व्हेन द contract completed, when the work completed is more than 25% of contract price। अब contract price काम आएगा सिर्फ कैलकुलेशन में, देखो इधर ध्यान से। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमको काम आएगा सिर्फ कैलकुलेशन में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 5 लाख। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 5 लाख। Here 25% of contract price will be 1,25,000, मतलब 5 लाख का 25% 1,25,000, and the work certified is 4 lakh। Work certified is 4 lakh. So the work certified is more than 25% of contract price, that is 4 lakh is more than 1,25,000। मतलब हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो 4 लाख है, ये 1,25,000 से ज्यादा है, मतलब वर्क सर्टिफाइड is more than 25% of contract price। शब्दों को समझो, वर्क सर्टिफाइड 4 लाख is more than 25% of contract price, मतलब 4 लाख जो है वो 1,25,000 से ज्यादा बड़ा होता है। So 2 parts of profit will be done। So 2 parts of profit will be done। 2 parts कौन से? थोड़ा प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा और थोड़ा प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, और वो मैंने 2 पार्ट्स आपको करके दिखाए, ये वाले, ये 2 पार्ट्स। ठीक है, मैंने बताया आपको कि थोड़ा प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाएगा। डन? ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लेना जो मैंने येलो बैकग्राउंड में लिखे हैं। टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये हमारे थियरी वाले पेजेस में भी है। ठीक है, अब मैं पूरा स्क्रॉल कर दूंगा एक बार, जैसे आप लोग लिख सको सब। चलो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा आंसर कंप्लीट हो गया। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बाकी है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जो ऊपर वाली 4 अमाउंट है, ये 4 अमाउंट ये वर्क इन प्रोग्रेस में हो जाएगी डेबिट, और ये जो एक अमाउंट है 66,800 ये वर्क इन प्रोग्रेस में हो जाएगी क्रेडिट। तो मैं वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना देता हूँ।
4 लाख। ये वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 4 लाख, अनसर्टिफाइड 30,000, फिर 10,000, फिर 30,000। तो ये चारों अमाउंट यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। 4 लाख, 30,000, 10,000, 30,000। कॉन्ट्रैक्ट में हुआ क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हुआ क्रेडिट, तो वर्क इन प्रोग्रेस में होगा डेबिट। क्या लिखेंगे? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसके नीचे पहले वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड, फिर मटेरियल एट साइट, फिर प्लांट एंड मशीनरी एट साइट। फिर इन चारों का टोटल करेंगे आउटर कॉलम में। इन चारों का टोटल आएगा 4,70,000 आउटर कॉलम में। तो चारों क्रेडिट वाली अमाउंट डेबिट हो गई और एक अमाउंट डेबिट में थी, ये रही, टू वर्क इन प्रोग्रेस 66,800। ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 66,800। और इसमें लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट रिजर्व। फिर इस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो डेबिट का टोटल है 4,70,000, यही टोटल क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 4,70,000 और डिफरेंस क्रेडिट साइड पे 4,70,000 माइनस 66,800। 4,70,000 माइनस 66,800, तो बाकी बचेगा 4,03,200। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड और क्वेश्चन मार्क मतलब डिफरेंस 4,03,200। अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा, जैसे आप लोग लिख सको। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले रूल्स दिखा देता हूं। ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिखना सारे। ये रूल्स भी थियरी वाले पेजेस में लिखना सारे। अब हमारा मेन आंसर, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, फिर ये सारे वर्किंग नोट लिखना अच्छी तरह, ये वर्किंग नोट्स। ठीक है। बस मेथड ये था हमारा कि वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सो प्रॉफिट के दो पार्ट्स होंगे। यही मैंने ऊपर हेडिंग में लिख के रखा था। आप देखोगे आंसर के हेडिंग में मैंने लिख के रखा था, when the contract completed is more than 25%, when the contract completed is more than 25%। ये हमारे मेथड का नाम है। लिखना अच्छी तरह बेटा।